नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे की बढ़ोतरी क्या फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ही होगी? आर्मी हेडक्वार्टर ने जो प्रपोजल भेजा है उस प्रपोजल में कितना तक का फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे में बढ़ोतरी कराने की सिफारिश की गई है? क्या जवानों के लिए ज्यादा या जेसीओ के लिए ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलिट्री सर्विस पे में, क्या ऐसी सिफारिश की गई है? आगे पूरा डिटेल समझाऊंगा। और 7वें पे कमीशन में हूबहू फिटमेंट फैक्टर पे आधार करके ही मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाया गया था दोस्तों। इसलिए 8वें पे कमीशन में अब मिलिट्री सर्विस पे को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से समझना जरूरी है, वो आगे समझेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, खुशखबरी है, जून के महीने में पीपीओ जनरेट होकर के पेंशनर को एरियर का भी भुगतान हुआ है। जून का पेंशन तो अभी बहुत देरी से मिलेगा, लेकिन उससे पहले पहले पेंशनर के खाते में जून के महीने में अभी एरियर का भुगतान हो गया 38,847 रुपए, जिसके बारे में आगे जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ लीव इनकेसमेंट का पूरा अगर आपको फायदा ना मिला हो तो उसको फायदा कैसे लेना है दोस्तों? क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है जिस कंडीशन की वजह से आपको लीव इनकेसमेंट का पूरा फायदा ना मिला हुआ हो सकता है? ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं दोस्तों जिनको पूरा लीव इनकेसमेंट का फायदा नहीं मिला है। इसके क्या वजह है और उसको लेकर के क्या कार्रवाई करना है वो भी आगे आपको समझाऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सीपी ग्राम्स में पेंशनर्स ग्रीवेंस तो डालते हैं, लेकिन फिर उसको चेक नहीं करते हैं। सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस डिस्पोज भी हो जाता है, उनको रिप्लाई भी मिल जाता है, लेकिन वो रिप्लाई का इंतजार करते रहते हैं। तो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने के बाद आपने उसका स्टेटस भी चेक करना है। बहुत सारे पेंशनर्स के केस में यह पाया गया है कि पेंशनर बाय डाक चिट्ठी के आने का या ईमेल में रिप्लाई के आने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि उनको सीपी ग्राम्स के अंदर ही रिप्लाई मिल चुका होता है। तो स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी आगे आपको लाइव समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं 4 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, लीव इनकेसमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपको पूरा पैसा नहीं मिल पाता। जी हां, लीव इनकेसमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जितना छुट्टी आपने जमा किया है उतने छुट्टी का पैसा आपको भुगतान ना किया हुआ ऐसा हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए आपने 280 दिन का जमा करके आए थे आप छुट्टी, आपके हिसाब से 280 दिन का पैसा मिलना था, लेकिन हकीकत में जब एफएसए निकला तब आपको केवल 250 दिन 260 दिन का ही पैसा मिला। इसी तरीके के बहुत सारे केसेस हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट दिखा करके आपको एक लाइव डॉक्यूमेंट के जरिए आपको समझाता हूं। दोस्तों, लीव इनकेसमेंट की हकीकत को समझने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होने जरूरी है, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट ये है जो आप देख पा रहे हैं, एफएसए यानी कि फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जो आपका रिटायरमेंट के महीने इश्यू होता है। ये नवंबर 2021 का एफएसए है, यानी कि ये वो पेंशनर हैं जिनका रिटायरमेंट 30 नवंबर 2021 को हुआ था। तो इनका आप यहां पर देखिए, ये एफएसए का कॉपी है। ये नायक अंगद जी हैं जिनका ये एफएसए है। अब इस एफएसए में उनका आखिरी बेसिक पे से लेकर हर चीज का डिटेल्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो रिटायरमेंट के महीने में उनको जो भी ट्रांसफर ग्रांट वगैरह मिले हैं, सारा चीजों का डिटेल्स इस एफएसए में रहता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अभी मैं समझाने जा रहा हूं वो है आपका इनकेसमेंट का, फाइनल इनकेसमेंट का पैसा। आप यहां देख पा रहे हैं ENCFIN, यानी कि एनकफिन करके जो ये पार्ट ऑर्डर हुआ है, ये फाइनल इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर है। और फाइनल इनकेसमेंट में इनको 10 दिन का छुट्टी का पैसा मिलेगा और मिल चुका है। देखिए एफएसए में 14,541 रुपए इनको मिला है, और ये कितने दिन का मिला है? 10 दिन का पैसा है। ये इनका 10 दिन का छुट्टी का पैसा इतना बना है। लेकिन अब ये एफएसए में इनको ये 10 दिन का तो मिल गया, लेकिन आखिरकार इनको क्या 10 ही दिन का पैसा मिलना चाहिए था? इसका जवाब देगा आपका इनकेसमेंट का आखिरी पार्ट ऑर्डर। जी हां, लीव इनकेसमेंट का आपने आखिरी वाला जो पार्ट ऑर्डर कराया है उसको आपने चेक करना है। अब ये जो अंगद जी हैं, अंगद जी को 10 दिन का आपने देखा, 10 दिन का छुट्टी का पैसा भुगतान हुआ है 14,541 रुपए, और इनका कहना है कि इनको इससे ज्यादा दिन का छुट्टी का पैसा मिलना चाहिए था, जिसका बकायदा पार्ट ऑर्डर भी हुआ था, ये इनका कहना है। तो इनसे जब पार्ट ऑर्डर की कॉपी मांगी गई तो उन्होंने जो पार्ट ऑर्डर की कॉपी भेजी है वो मैं आपको दिखा के समझाता हूं। ये देखिए, पहले याद कर रख लीजिए, नवंबर 2021 के ये रिटायरी हैं, और उनका जो आखिरी पार्ट ऑर्डर हुआ था वो कब हुआ था और क्यों एडजस्ट नहीं हुआ, वो चीजें मैं आगे आपको समझाऊंगा।
चलिए वो पार्ट ऑर्डर का कॉपी देखते हैं। अभी अब यहां पर आप देखिए पार्ट ऑर्डर, ये पार्ट ऑर्डर है जो डीएससी के एक यूनिट द्वारा पब्लिश किया गया है और ये अंगद जी का पार्ट ऑर्डर है, आप यहां देख पा रहे हैं। और ये पार्ट ऑर्डर दोस्तों ये देखिए 12 अक्टूबर 2021 को पब्लिश हुआ है और इनका रिटायरमेंट का डेट आपने देखा नवंबर 2021 है। तो आखिरी समय पर यह पार्ट ऑर्डर पब्लिश हुआ है और इस पार्ट ऑर्डर में 21 दिन का लीव इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर किया गया है। पहले का 10 दिन मिलाकर टोटल 31 दिन होता है। यहां पर आप अगर ये रिमार्क पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है अभी तक का लीव इनकेसमेंट 10 दिन था और अभी इस महीने में 21 दिन का जोड़ करके कुल 31 दिन का लीव इनकेसमेंट का पैसा इनको मिलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये पार्ट ऑर्डर बिल्कुल आखिरी समय पर पब्लिश हुआ है और इस समय तक इनका एफएसए बनने का काम शुरू हो चुका था, जिस वजह से फाइनली उनको एफएसए में वो 21 दिन का पार्ट ऑर्डर का पैसा नहीं मिल पाया। लेकिन दुखद ये है कि अभी तक भी उनको उसका पैसा नहीं मिला है। तो आप सबने अभी देखा, अंगद जी का अभी समझा कि किस तरीके से उनको 21 दिन का कम छुट्टी का पैसा मिला है। उनको तो आगे कार्रवाई करने से मिल जाएगा, लेकिन आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको बचे हुए दिनों का छुट्टी का पैसा मिल सके। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी है। स्पर्श से जून के महीने में नया पीपीओ निकला और 38,847 का एरियर का भुगतान हो गया। जी हाँ दोस्तों स्पर्श का जो पेंशन है, स्पर्श द्वारा पेंशन जून महीने का 30 जून को भुगतान होगा। अभी तो बहुत दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में अगर आपको उससे पहले ही एरियर का भुगतान हो जाए तो कितनी खुशी की बात होगी। तो ऐसे ही पेंशनर ने जानकारी दी, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए पेंशनर थे जो सटीक जानकारी सही कार्रवाई के साथ आगे बढ़ते रहे और उनके खाते में अभी अभी हाल फिलहाल में जून के महीने में 38,847 रुपए का भुगतान हो गया है। ये मैसेज देखिए, ये भुगतान उनको हो चुका है। तो इसको लेकर के जो पेंशनर ने वीडियो संदेश भेजा है उसको सुन लीजिए। दोस्तों मैं दीप शर्मा एक्स नायक 2017 में पेंशन आया था। उस टाइम मेरे को एमएसपी ग्रांट नहीं हुआ था, तो मैं यूट्यूब के जरिए सैनिक पाठशाला से जुड़ा और उन्होंने मेरे को बताया कि आपको एमएसपी ग्रांट नहीं हुआ है। फिर मैं यूट्यूब के जरिए उनकी सैनिक पाठशाला की वीडियो देख करके एमएसपी ग्रांट के लिए अप्लाई किया। उसमें सैनिक लाठी के अंदर ये जो क्लर्क आरटी रिकॉर्ड से रिटायर है, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डालना है और मैंने ग्रीवेंस डाला। तो उनकी सैनिक पाठशाला की मदद से आज 3 महीने बाद मेरे को नया पीपीओ जनरेट हो गया, जिसमें मेरा को एमएसपी ग्रांट हो गया और मेरे को 38,847 रुपये क्रेडिट हुए, जिसका मैं एक वीडियो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। तो आप सबने देखा दोस्तों, आए दिन मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स आते रहते हैं जिनको एमएसपी लागू होते हुए भी नहीं मिला है। तो मेरे गाइडलाइन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जाकर के एक ना एक दिन थोड़ा कभी किसी का समय ज्यादा लग जाता है, कभी किसी का जल्दी मिल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जिनको लागू है उनको मिलता है। ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है। और मेरा जो मुहिम है आपको जगाने का है, मेरा जो मुहिम है आपको जानकार बनाने का है, मेरा जो मुहिम है जानकारी की अभाव से आपको कोई नुकसान ना हो इस बात को इंश्योर करने का है दोस्तों। तो इसीलिए सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें, जो वीडियोज हैं उनको दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और साथ ही साथ हाइप भी जरूर करें दोस्तों। और अगर आप मेरे साथ आपका पर्सनली जो पेंशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है वो साझा करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद मेंबर्स ओनली वाले वीडियोज में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर मैसेज के जरिए आप व्हाट्सएप के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप मैसेज करके मेरे साथ अपने जितने भी पेंशन से जुड़े हुए समस्याएं हैं उनको साझा कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों अगली जानकारी की ओर। बाकी कुछ हो ना हो, एमएसपी में फिटमेंट फैक्टर जेसीओज को सबसे ज्यादा, जवानों को नंबर 2 पे, एमएनएस को नंबर 3 पे और नंबर 4 पे ऑफिसर्स को रखा गया आर्मी हेडक्वार्टर के प्रपोजल में। जी हाँ दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर ने एक जो प्रपोजल भेजा है जिसमें से एमएसपी का जो पोर्शन है यानी कि मिलिट्री सर्विस पे का जो पोर्शन है उसमें जो स्लैब्स यानी कि जो जेसीओ अधिकारी जवान के हिसाब से या एमएनएस के हिसाब से जो एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग करते हुए प्रपोजल बनाया गया है उसको समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कौन से कैटेगरी के लिए कितना रखा गया है। क्योंकि पिछली बारी 7वें पे कमीशन में जो एमएसपी बढ़ा था वो फिटमेंट फैक्टर के बेस पर ही बढ़ा था। जी हां, इसको लेकर के प्रपोजल और पिछले बारी बढ़ोतरी का जो लेटर है उसको देख के समझते हैं। चलिए पहले
दोस्तों सबसे पहले 8वें पे कमीशन के लिए आर्मी हेडक्वार्टर के एजीज ब्रांच ने जो प्रपोजल बनाया है वो प्रपोजल आप देखिए, और मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के जो प्रपोजल है वो देखिए। यहाँ बैकग्राउंड दिया गया है, प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, फिर प्रेजेंट रेट दिए गए हैं, हायर एमएसपी एंड एज, उसके एज बताए गए हैं, फिर एनालिसिस करके प्रपोजल दिया गया है। ये देखिए प्रपोजल क्या दिया गया है, प्रपोजल दिया गया है कि जेसीओ ओआर एमएनएस के लिए जो प्रपोजल है, जो आपकी बार 8वें पे कमीशन में जो एमएसपी का जो दर है वो कितना रखने का यहाँ पर प्रपोज किया गया। देखिए अधिकारियों के लिए 30,000 रुपए, एमएनएस के लिए 21,000 रुपए, जेसीओ के लिए 18,000 रुपए और जवानों के लिए 12,000 रुपए। अब ये जो अमाउंट है दोस्तों, ये एक प्रपोजल है आर्मी हेडक्वार्टर का। तो इस प्रपोजल में अगर हम आगे हिसाब किताब करें तो फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलता है, क्योंकि पिछली बारी 7वें पे कमीशन में भी जो एमएसपी को बढ़ाया गया था वो फिटमेंट फैक्टर के बेस पे ही किया गया था। जी हाँ, जो ये 15,500, 10,800 और 5,200 निकाला गया था वो फिटमेंट फैक्टर से ही निकाला गया था। तो अब की बार 8वें पे कमीशन में अगर ऐसा हो तो इसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा वो आगे समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन पिछली बारी का बढ़ोतरी को लेकर के जो लेटर जारी हुआ था उस लेटर को आपको दिखाना चाहूंगा, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का 5 सितंबर 2016 का ये लेटर देखिए। इसी लेटर के जरिए जो एमएसपी का रिवीजन हुआ था उसका डिटेल्स आपको जानने को मिलेगा। आप यहां पर देखेंगे तो किस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे पर भी फिटमेंट फैक्टर लगाकर ही बढ़ोतरी दिया गया था वो डिटेल्स यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर देखिए अलग अलग पे बैंड के हिसाब से, अलग अलग पे लेवल के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर सर्विस वालों को उस टाइम में दिया गया था। लेकिन खास करके ये एमएसपी देखिए मिलिट्री सर्विस पे जो कि 6,000 रुपए था, 6,000 रुपए अधिकारियों का था, जिसको 2.57 मल्टीप्लीकेशन लगाने के बाद 15,420 हुआ और उसको राउंड ऑफ करके 15,500 किया गया। उसी तरीके से एमएनएस का जो एमएसपी था वो 7वें पे कमीशन से पहले 4,200 था। 4,200 में 2.57 का मल्टीप्लीकेशन लगाने से 10,794 रुपए बना, जिसको राउंड ऑफ करके 10,800 अभी दिया जा रहा है। उसी तरीके से जवानों का 2,000 रुपए हुआ करता था दोस्तों। तो 2,000 रुपए का जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगाने से 5,140 बनता है और 5,140 को राउंड ऑफ करके 5,200 वर्तमान में जो रेट है वो दिया गया था। तो ये लेटर से यही प्रूफ होता है कि एमएसपी में भी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ोतरी दी गई थी। अब चलिए बोर्ड पे समझेंगे दोस्तों कि 8वां पे कमीशन के प्रपोजल के हिसाब से एमएसपी में जेसीओ, जवान, एमएनएस या अधिकारी का किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर बनता है। अब आगे मैं चार्ट में आपको समझाता हूं कि किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर की यहां पर जो है फिटमेंट फैक्टर हम निकाल सकते हैं। देखिए अब ऑफिसर्स को अभी मौजूदा जो मिलता है वो 15,500 मिलता है, जिसको प्रपोज किया गया है 30,000। इसमें बढ़ोतरी कितने की है, 14,500 की। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर अब कैसे निकलेगा, फिटमेंट फैक्टर निकलेगा इससे, इसको जब हम भाग कर देंगे तो फिटमेंट फैक्टर निकल जाएगा। और अधिकारियों का फिटमेंट फैक्टर क्या निकल रहा है दोस्तों, 1.935 निकल रहा है एमएसपी के लिए। ये केवल मैं एमएसपी का समझा रहा हूं, जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें उस प्रपोजल में से क्या फिटमेंट फैक्टर निकलता है वो समझा रहा हूं। चलिए ये तो निकल गया 935 अधिकारियों का। अब एमएनएस का जो 10,800 है वर्तमान में, वो कितना प्रपोज किया गया है, 21,000 का प्रपोजल किया गया है। तो इसमें बढ़ोतरी 10,200 की हुई। 10,200 की जब बढ़ोतरी हुई तो फिटमेंट फैक्टर कितना बनता है, 1.944 बन रहा है फिटमेंट फैक्टर एमएनएस के लिए। जी हां, अब चलिए जेसीओज का देखते हैं। और यहां पर फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा जेसीओज का ही बन रहा है। और कैसे बन रहा है देखिए, जेसीओज का भी अभी 5200 है, जेसीओज का ही सबका जेसीओज और जवानों का 5200 है। तो 5200 में 18,000 का प्रपोजल भेजा गया है। बढ़ोतरी कितने की हुई, 12,800 की बढ़ोतरी हुई। और 5200 को सीधे 12,800 जब करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर काफी अच्छा खासा बैठ रहा है। 3.461 तक का फिटमेंट फैक्टर बन रहा है दोस्तों जेसीओज के एमएसपी के केस में। जी हां, अब जवानों की बारी। जवानों के केस में 5200 रुपए अभी मिल रहा है। तो प्रपोजल कितने का किया गया, 12,000 का किया गया है। 12,000 के बाद बढ़ोतरी कितना होता है, 6,800। तो 6,800, 12,000 में बढ़ोतरी हुई, 5200 में बढ़ोतरी 6,800 करके 12,000 का प्रपोजल किया गया है। तो इसमें बढ़ोतरी कितने की, फिटमेंट फैक्टर कितने का बैठता है, 2.307 का फिटमेंट फैक्टर बैठता है जवानों के लिए। तो दोस्तों ये रहा एमएसपी का जो प्रपोजल है, उस प्रपोजल के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर क्या बैठ रहा है एमएसपी के लिए वो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है
ग्रीवेंस डालने के बाद सीपी ग्राम्स में उसका स्टेटस जरूर चेक करते रहें। जी हां, कई सारे पेंशनर्स मेरे वीडियोस देखते हैं, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने का तरीका समझ लेते हैं या मेरे साथ संपर्क में भी रहते हैं। सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस तो डाल देते हैं लेकिन उसका स्टेटस नहीं चेक करते। कई दिनों के बाद, 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद मुझसे संपर्क करके पूछते हैं, सर कोई रिप्लाई नहीं आया, सर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। तब जब मैं उनका स्टेटस चेक करता हूं तब पता चलता है कि ये तो 1-1.5 महीने, 2 महीने पहले रिप्लाई भी मिल चुका है। तो ऐसे में केवल ग्रीवेंस डालना और इंतजार करना आपका काम नहीं है। आपने बीच बीच में स्टेटस चेक करते रहना है। 5-7 दिन में आपने स्टेटस चेक करते रहना है। तो ऐसा ही आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं कि कैसे आपने स्टेटस चेक करना है। एक पेंशनर थे जिनको आज से कई दिनों पहले रिप्लाई मिल चुका था लेकिन वो रिप्लाई का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए जो स्टेटस चेक करते हैं उसको समझते हैं। दोस्तों, आपको सीपी ग्राम्स में स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल में जैसे सीपी ग्राम्स सर्च करेंगे ऐसे ये होम पेज आएगा और उसके नीचे आपको व्यू स्टेटस आएगा। ये व्यू स्टेटस वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। जैसे व्यू स्टेटस में क्लिक करेंगे इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगा। इसमें आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपको ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो डालना है। फिर आपने यहां पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है जिसको इस्तेमाल करके आपने ग्रीवेंस डाला है। फिर आपने सिक्योरिटी कोड यानी कि ये वाला जो कोड है वो यहां पर एंट्री करना है, फिर सबमिट करना है। चलिए डिटेल्स भरते हैं हम। अभी हमने डिटेल्स भर दिया है, अब इसको हम सबमिट करते हैं। ये देखिए ग्रीवेंस का पूरा पेज खुल गया। अब यहां देखिए ये ग्रीवेंस जो पेंशनर ने डाला था इन्होंने स्टेटस चेक ही नहीं किया, जबकि ये ग्रीवेंस क्लोज हो चुका है। ये देखिए केस क्लोज हो चुका है और ये क्लोज भी अप्रैल में हो चुका है। देखिए ग्रीवेंस का स्टेटस ना देखने का ये नतीजा है। तो ग्रीवेंस जैसे क्लोज हुआ इसमें आपको ये रिप्लाई डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये रिप्लाई डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करेंगे तो पूरा पीडीएफ खुल जाएगा जिसमें आपको रिप्लाई मिल चुका है। अब आगे किसने रिप्लाई दिया है, क्या दिया है, ये पूरा डिटेल्स नीचे आप देख पा रहे हैं। तो हम इस रिप्लाई डॉक्यूमेंट को खोलते हैं। चलिए ये रहा, ये पेंशनर को रिप्लाई दिया जा चुका है। तो इस तरीके से आपने स्टेटस चेक करना है और स्टेटस में अगर पेंडिंग आ रहा है या तो फिर अंडर प्रोसेस आ रहा है, इसका मतलब आपके ग्रीवेंस में अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। तो आप सबने अभी समझा कि स्टेटस ऐसे चेक करना है। और आपको अगर स्टेटस चेक करने से आप ये पाते हैं कि 21 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है आपने ग्रीवेंस डाले हुए लेकिन आपको रिप्लाई नहीं मिला है, तो उसका रिमाइंडर हम डाल सकते हैं। कैसे रिमाइंडर डालेंगे वो आगे किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही कि आपको स्टेटस कैसे चेक करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।